अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैं स्लाइड रखें एक सेकेंड। हाँ जी। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में आप लोगों को वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग का मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दिया था और बता दिया था कि जी पीएनपी के केस में किस तरीके से जो है ना इसी तरह की बायसिंग आम तौर पे इस तरह बनाई जाती है कि एनपीएन के केस में आपके पास जो है मीटर डाउनवर्ड ज़ीरो साइड के ऊपर होता है और जो कलेक्टर है वो वीसीसी से आमतौर पे वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग में कनेक्टेड होता है। पीएनपी के केस में मीटर ऊपर कनेक्टेड होता है। तो जब आपने कोई केवीएल वगैरह लगाना हो तो क्योंकि कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आपको आमतौर पे नहीं पता होती, तो जिस लूप पे लगाना है वो ये लूप है। ठीक है। ऐसे ना हो कि आप लोग इसको देख के जो है वो यहाँ पे इस लूप के ऊपर जो है ना केसीएल लगाएं, क्योंकि ये कलेक्टर है, बेस है, कलेक्टर टू बेस वोल्टेज आमतौर पे नहीं पता होती। अच्छा, आगे मूव करते हैं। हम लोग ये बायसिंग टेक्निक्स देख रहे थे। तो एक एडिशनल टेक्निक हमारे पास है मीटर बायस। ये उस केस में ज़्यादातर हेल्पफुल होती है जहाँ पे आपने जो है लेट से एक अदद किसी जो आउटपुट टर्मिनल है एज एन एम्पलीफायर जब यूज़ कर रहे हैं, तो वो आप चाह रहे हैं कि जी आपके पास पॉजिटिव से नेगेटिव वोल्टेज रेंज टोटल के अंदर आप यूज़ कर सकें। ठीक है। तो इस केस के अंदर आपके पास मसलन दो पावर सप्लाईज लगी हुई हैं। ये आमतौर पर नेगेटिव लेट से है वोल्टेज इसकी, और ये सेंट्रल इस केस में पॉसिबल है कि ग्राउंड से कनेक्टेड हो। तो अब ऐसे ना हो कि आप लोग कहें कि जी यहाँ पे हमें प्लस माइनस 0.7 चाहिए, ये तो हमारे पास ग्राउंड 0 वोल्ट के ऊपर है, तो आप कहें कि जी इधर से जो करंट है वो ज़ीरो नहीं। ये प्लस माइनस 0.7 डिफरेंस है दो नोड्स के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है। तो ये इस केस में पॉसिबल है कि आप इसको सॉल्व करेंगे। ये लेट से -5 वोल्ट है, ये आपके पास आ जाए -2 वोल्ट। ठीक है। उसमें 0.7 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा -1.3 वोल्ट। तो इधर जब देखा आपने ज़ीरो माइनस माइनस 1.3 वोल्ट डिवाइडेड बाई ये आपके पास करंट आ जाएगा। तो ये इन चीज़ इस केसेस में जब नेगेटिव सप्लाईज भी बीच में इन्वॉल्व हो ना, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। इस केस में आपके पास एक्सीलेंट बीटा एंड टेम्परेचर स्टेबिलिटी है। आपके पास अक्सर जो पैरामीटर्स हैं जैसे कि बीटा जो ट्रांजिस्टर का है ना, वो डिपेंड आमतौर पे ना बायसिंग करंट के ऊपर भी कर रहा होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग। और ऊपर से फर्दर क्या होता है कि जी अगर बीटा एक भी है, तो अगर सर्किट में कोई और रजिस्टर की वैल्यू थोड़ी सी वेरी कर जाए तो उसकी वजह से आमतौर पे पॉसिबल होता है कि आपके पास जो है ट्रांजिस्टर सिस्टम जो पूरा बना हुआ है ना उसका गेन अफेक्ट हो जाए। तो ये जो एक कॉन्फ़िगरेशन है बायसिंग की, इसके अंदर आपके पास एक तरह का ना फीडबैक मैकेनिज़्म इम्प्लीमेंटेड होता है, जिसकी डेप्थ के अंदर मैं इस वक्त नहीं जाऊंगा, ये पिछले कोर्सेज का की डिटेल्स है। पर उसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि यहाँ पे अगर आप ट्रांजिस्टर एक जिसका बीटा लेट से 100 है, ठीक है, ये बाकी रजिस्टर्स और पावर सप्लाई वही लगी हुई है, उसको हटा के एक और ट्रांजिस्टर लगा देते हैं जिसका बीटा 150 है, तो भी इसके ओवरऑल रिस्पांस में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग ये एक एग्जांपल को देखते हैं जिसके अंदर हमें कहा गया है डिटरमिन हाउ मच क्यू पॉइंट आई सी वी सी ई फॉर द सर्किट, जो ये वाला है, विल चेंज इफ़ बीटा डी सी डिक्री इंक्रीजेज फ्रॉम 100 to 200। ठीक है। तो इसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो 100 है और 100 से 200 के ऊपर हो जाए, मतलब बीटा डबल हो जाए, तो क्या होगा। तो सॉल्व इसको करना है, और जैसे मैं अभी बता रहा था कि इसको सॉल्व करने में आमतौर पे आप लोग जो है ना काफ़ी प्रॉब्लम्स करते हैं। हम पहले एज्यूम करेंगे कि जनाब ये हमारे पास जो है +-0.7 वोल्ट्स ये हमारे पास है, क्या कह सकते हैं हम इसको, कि ये जो है एक्टिव मोड के अंदर है। तो आगे फिर हमने सॉल्व करना है। यहाँ से करंट आई बी फ्लो कर रहा है जो कि हमें नहीं पता, यहाँ से जो करंट है वो आई ई फ्लो कर रहा है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया था हम लगाएंगे के वी एल।
ठीक है, वो कैसे होगा? इस पॉइंट के ऊपर 0 माइनस IB RB माइनस 0.7। अब ये मैं दूसरे वाला जिस KVL से आप फेमिलियर हैं वो वाला लगा रहा हूँ, माइनस IE RE, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, प्लस 15 इक्वल टू 0। आई थिंक ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, दूसरे अल्फाज में आप कैसे देख सकते हैं कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में क्या आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 15 वोल्ट आ रहे हैं, तो आप लिख सकते हैं कि ये जो 15 वोल्ट है ना, ये बराबर है 0.7 के प्लस IBRB के। ठीक है, कि इधर एक ड्रॉप होगा, इधर ड्रॉप होगा, इधर ड्रॉप होगा, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ जाते हैं, प्लस IERE। ठीक है, तो ये और ये बराबर ही है, ये जो 15 इधर लिखा हुआ है ना, तो ये बाकी सारे नेगेटिव है, अगली साइड पे जाएं तो पॉजिटिव इसी तरह से आ जाते हैं। तो ये दोनों आपने ना बस कंसिस्टेंट तरीके से ना इसको सॉल्व करना है। अच्छा, अब सॉल्व करते वक्त इधर हमारे पास क्या चीज़ आती है कि जी लेट से IE को हमने करना है, हम बल्कि इससे भी बेहतर एक काम करते हैं, हम करते हैं कि इन सारों को कलेक्टर करंट्स की फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 15 माइनस 0.7, 14.3 इज़ इक्वल टू किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास हो जाएगा जनाब IC ओवर बीटा टाइम्स RB कितना है 47 के प्लस ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है? ठीक है, ये हमारे पास होगा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा, जिसका मतलब है डिवाइडेड बाय बीटा प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय बीटा मल्टीप्लाइड बाय 10K। ठीक है, तो ये सारा सॉल्व करके ना इस तरह से ये वाला एक रिलेशन आ जाता है हमारे पास। तो ये वाला जो एक रिलेशन आ गया, इसमें से हमने ये कलेक्टर करंट निकालना है। तो कलेक्टर करंट IC को कॉमन कर लेते हैं, तो ये अगली तरफ था 14.3 और इधर कॉमन के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 47 बाय बीटा। ये टर्म तकरीबन 1 के बराबर होती है, तो हम अप्रोक्सीमेट भी इसको किया जा सकता है, प्लस 10K हो गया। ठीक है, तो ये सारा हम कर लेते हैं, बीटा ओवर बीटा प्लस 1 रखना है तो वो भी रखा जा सकता है, पर 14.3 के बराबर हो गया, तो IC इज़ इक्वल टू 14.3 डिवाइडेड बाय 47 ओवर बीटा प्लस 10K। तो अब यहाँ पे ये 47 को बीटा पे डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 0.47, तो 14.3 डिवाइडेड बाय 10K प्लस इसको 100 से डिवाइड करते हैं, ये है 100 के केस में। तो 100 के केस में ये बन जाएगा जनाब डिवाइडेड बाय 10 प्लस 0.47, तो 10.47 के। ठीक है, तो ये इस तरह करके तकरीबन 14 के आसपास करके कोई वैल्यू आ जाएगी। अब इसी रिलेशन में अगर हम आगे इसको जो है 100 की बजाय 200 प्लेस करें, तो हमारे पास यहाँ पे 200 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.47 के बजाय 235। उसको भी अगर हम देखें तो ये कितना फ़र्क पड़ा है, ये तो नेग्लिजिबल सा फ़र्क पड़ा है। तो आपके पास एक्चुअल जो वैल्यूज़ आएंगी कलेक्टर करंट की वो बहुत कम आएंगी।
तो ये सारा हुआ किस तरीके से, ये हमारे पास आर ई की बदौलत है, ठीक है, क्योंकि ये जो आर ई की टर्म है ना, इसकी वजह से ये फ़र्क नहीं, अगर ये आर ई ना लगा होता तो ये चीज़ इधर नहीं होनी थी, तो उस केस में ये बीटा की टर्म ऊपर न्यूमरेटर में आ जाना था इसने, और बीटा के चेंज होने से जो है प्रोपोर्शनल फ़र्क आना था। पर इस टर्म की बदौलत जिसकी वैल्यू इसके निस्बत जो है वो काफ़ी 47 ओवर बीटा की निस्बत ज़्यादा है, उसने हमें जो है ये सारे के सारा जो है ना स्टेबिलिटी का पॉइंट प्रोवाइड किया है। तो इसी तरीके से उस आईसी से आप आगे, अगर आईसी की वैल्यू चेंज नहीं हुई तो वीसीई की वैल्यू भी इतनी चेंज नहीं होगी। एग्जैक्ट वैल्यूज़ इधर सॉल्व करके यहाँ पे निकाली गई हैं, तो ये उसी तरीके से आ रहा है 47 ओवर 100 जैसे मैंने बताया था, ठीक है। तो 15 माइनस 0.7 करके इस तरह से किया तो ये जनाब वैल्यू आ गई। इसको जो है फिर आगे उन्होंने आईसी में से वीसीसी माइनस आईसी आरसी किया तो 8.56 आ गया। वीई निकाला, याद रहे कि एमिटर रेजिस्टर लगा हुआ है तो आपके पास वीसी इज़ नॉट इक्वल टू वीसीई, एमिटर भी निकालना है, -1.3 आ गया। ओवरऑल आपने निकाला 9.83 वोल्ट। अब जब ये 200 होता है तो यहाँ पे ये जो डिवीज़न के अंदर टर्म थी इसकी वजह से फ़र्क जो है 1.37 से 1.38 मिली एम्पेयर तक का, सिर्फ इतना सा फ़र्क हुआ। और आगे फिर जब ये बाकी हम वीसी और वीई निकालते हैं और जब एवेल्यूएट उससे करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये भी 9.83 वोल्ट से 9.71 वोल्ट तक, मतलब कि नेग्लिजिबल किस्म का हमारे पास फ़र्क पड़ा है। तो इसी को परसेंटेज करंट के अंदर चेंज को अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 0.73। कितने परसेंट हमने बीटा चेंज किया था? 100%, ठीक है। 100% चेंज ऑफ बीटा के ऊपर 0.73% हमारे पास यहाँ पे चेंज हुआ। और जो है यहाँ पे परसेंटेज डेल्टा वीसीई, अगर वीसीई की चेंज को देखें तो वो हमारे पास जो है -1.22%, ठीक है। तो ये मतलब अप्रॉक्सीमेटली 100 टाइम्स कम आपके पास फ़र्क पड़ा है। तो ये एक हमारे पास ना काफ़ी बड़ा एडवांटेज है इन सर्किट्स के अंदर। तो ये चीज़ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि लेट से आपने ना यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर के साथ पूरा सर्किट डिज़ाइन किया था, तो जब सारा सर्किट आपने डिज़ाइन कर लिया तो एंड के ऊपर आप उसको यूज़ कर रहे हैं, यूज़ करते करते ओवर द टाइम एजिंग के साथ साथ जो है ना हो सकता है कि उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ ड्रिफ्ट कर रही हों, बीटा चेंज हो रहा हो। अगर आपका सर्किट इस ट्रांजिस्टर के बीटा के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होगा क्यू पॉइंट, तो पॉसिबल है कि जी ये जो डीसी लोड लाइन के केस में क्यू पॉइंट आपका जो है ना बीटा के चेंज होने की वजह से ड्रिफ्ट करते करते कहीं आपके पास जो है ये सैचुरेशन में ना चला जाए या कट ऑफ में ना चला जाए। तो आप ये चाहेंगे कि जो भी आपका पूरा सर्किट हो वो आपके पास एक्चुअल ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स पे इतना हाईली डिपेंडेंट एटलीस्ट ना हो, ठीक है। और वो चीज़ इस तरीके से अचीव की जाती है। और लेट से काफ़ी देर के बाद जाके कोई मसला हो गया और आपको जो है ना वो डैमेज हो गया ट्रांजिस्टर और आपको रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस करते वक्त एग्जैक्ट उस बीटा का ट्रांजिस्टर तो अब बहुत मुश्किल है कि आपको मिले, ठीक है। एक ही कंपनी के बने हुए ट्रांजिस्टर्स में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन नज़र आ जाती होती है। तो उस केस में अगर आपका जो है वो सर्किट और डिज़ाइन जो है वो हाईली बीटा डिपेंडेंट है ट्रांजिस्टर के पैरामीटर्स के, तो फिर आपको जब ये रिप्लेस करना पड़ेगा तो फिर तो दूसरा एक मिला, एक का 100 आ रहा था, दूसरे का आपके पास जो है वो 150 आया था, तो पता चले कि जी 50% ये चेंज की वजह से आप जो है इधर से इधर को मूव कर गए, ठीक है। किसी भी साइड के ऊपर ये वेरिएशन हो सकती है। तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि बाइसिंग पॉइंट इस तरह के हों जो कि ट्रांजिस्टर के बीटा या टेम्परेचर या किसी भी और पैरामीटर पे डिपेंड ना करें, बल्कि एक्सटर्नली लगाए गए रजिस्टर्स पे डिपेंड करें, जो कि इस केस में हमारे पास ऐसा ही रिज़ल्ट आया था, ठीक है। कि यहाँ पे जो है ये आर बी ओवर बीटा की बजाय, ये वाली टर्म की बजाय जो एक्चुअल रिस्पॉन्स था वो डिपेंड कर रहा था कि वी कितनी लगी है और आर ई कितना है, ठीक है। ये वाली टर्म हमारे पास नेगलेक्ट ही हो रही थी एक तरह की। तो ये इसी की वजह से हमारे पास जो है ना रिस्पॉन्स उस तरह का नहीं है। अगर इसको 10 की बजाय हम जो है 40K तक रखा होता तो ये और भी कम परसेंटेज डिफरेंस आना था, ठीक है। तो ये डिज़ाइन के मौके पे हम लोग इन चीज़ों को देख सकते हैं। आगे मूव करते हैं
बेस बायसिंग के केस में हमें नज़र आ रहा है कि जी एमिटर रजिस्टर कोई नहीं लगा हुआ। जब एमिटर रजिस्टर ना लगा हो, या जिसको फीडबैक भी आप एक डीजनरेशन रजिस्टर भी कहते होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल बायसिंग आपके पास नहीं होगी। ठीक है, तो टिपिकली यूज्ड इन स्विचिंग सर्किट्स के लिए, जैसे आपके पास नहीं था कि स्विच एक लगा हुआ है, इधर लोड है, उस केस में इस तरह की बायसिंग यूज़ की जाती है, क्योंकि आपका क्यू पॉइंट जो है ना वो एक तरीके से इतना आपको फ़र्क नहीं पड़ता होता कि बेशक क्यू पॉइंट थोड़ा सा ऊपर हो जाए नीचे हो जाए, क्योंकि आपका मकसद ये होता है कि जी एक केस में आपने बिल्कुल सैचुरेशन में रखना है और दूसरे केस में कट ऑफ में। तो एम्पलीफिकेशन के केस में ये वाली बायसिंग ठीक नहीं है। फ़ायदा क्या है कि जी सिंगल वोल्टेज सोर्स है, 2 रजिस्टर लगाए हैं, काम आपने कर दिया, पर हाईली बीटा डिपेंडेंट इसका रिस्पॉन्स है। इसी तरीके से एमिटर फीडबैक आ जाता है कि पिछले उसी के केस के अंदर अगर आप एमिटर रजिस्टर लगा देंगे तो आपके पास डिसेंट जो है ना वो क्यू पॉइंट स्टेबिलिटी आपको अचीव कर लिया आपने। तो एक और जो इसी तरह का बग़ैर एमिटर रजिस्टर के लगाए जिसमें डिसेंट स्टेबिलिटी आ जाती है वो है कलेक्टर फीडबैक बायसिंग। ठीक है, इसमें ये किस तरीके से हम स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं, इसमें हम इस तरीके से करते हैं कि ये जो आरसी है बेसिकली ये आपके पास फीडबैक प्रोवाइड कर रहा है। वो कैसे कि यहाँ पे आर ई लगाने की बजाय जिसमें से मीटर करंट ने फ़्लो करना था, अब आपके पास बीजेटी के क्योंकि कलेक्टर में से कलेक्टर करंट था और इधर से बेस करंट है, तो ये आरसी में से जो है मीटर करंट फ़्लो कर रहा है इन दोनों का सम। याद रहे कि ये एक्चुअल एमीटर करंट नहीं, एमीटर करंट के बराबर होगा। यहाँ से मीटर करंट है लेकिन इसकी वैल्यू भी एमीटर करंट के बराबर है। ठीक है, तो इससे हमारे पास क्या होता है कि अगर बीटा की वैल्यू चेंज होती है, ठीक है, तो लेट से बीटा की वैल्यू आपके पास रिड्यूस की है, तो रिड्यूस करने से आपके पास जो है ये एमीटर करंट जो है ओवरऑल इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें यही पता लगेगा कि जी इस पर इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं आएगा। लेट से यहाँ पर से आपके पास जो कलेक्टर है वीसी आपके पास है वीसीसी माइनस बीटा प्लस वन, बीटा प्लस वन क्योंकि एमीटर ये बीटा इसके साथ होगा आई बी। ठीक है, लेट से इसके बराबर है। अच्छा जी, तो ये आपके पास VC आ गया और ये VCE के बराबर है। अब ये जो VCE या VC है इसको हम क्या करेंगे कि जो IB हमने निकालना है, IB इज़ इक्वल टू ये माइनस VBE, VC माइनस VBE डिवाइडेड बाय RB। ठीक है, तो IB इट्सल्फ जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। IB की ये वैल्यू आप इधर ये इसको VCE लिख देते हैं, तो IB की ये वैल्यू आप इधर प्लेस कर दें। ठीक है, तो वहाँ से फिर ये करते हुए आपको जो है ना ये पता लग जाएगा कि ये बीटा की डिपेंडेंसी रिलेटिवली आपके पास रिड्यूस हो जाती है। ये VCE की वैल्यू तकरीबन कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है, इसको यहाँ पे करके अगर हम लिखें VCE माइनस VBE ओवर RB, तो जब VCE की एक्चुअल वैल्यू आप निकालने लगेंगे तो ये वाली टर्म आपको अगली तरफ लेके जानी होगी, तो बीटा प्लस वन इधर भी आ जाएगा और इधर भी आपके पास होगा। जब उसको आप मतलब आगे चेक कर सकते हैं तो ये बीटा प्लस वन की टर्म्स ऊपर नीचे आपके पास ना एक्चुअल VCE के लिए कैंसिल होती हुई नज़र आएंगी। जो कि मैं अब आधा मैंने काम ये इस तरफ इस साइड पे आ ही गया हूँ, तो कर ही देते हैं चलें। तो ये क्या बन जाएगा, लेट से VCE इस साइड के ऊपर है, तो वन जो ये था प्लस बीटा प्लस वन
वी सी ई की टर्म कॉमन ले ली थी, 1 था ओवर आर बी। इधर ना एक वो रजिस्टर की वैल्यू मिसिंग है, आर सी। ठीक है जी, आर सी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा जनाब वी सी सी माइनस, जब प्लस हो जाएगा इस साइड के ऊपर करके ना, ये माइनस माइनस प्लस वी बी ई ओवर आर बी। वी बी ई बीटा प्लस 1 ओवर आर बी। ठीक है, तो एक्चुअल जब वी सी ई की टर्म आप निकालते हैं तो ये वाली टर्म इधर से डिवाइड करनी पड़ेगी। वी सी सी हमारे पास कांस्टेंट है, तो अगर ये जो इसको देखेंगे ना, ये बीटा प्लस 1 डिनोमिनेटर में इधर आ रहा होगा और न्यूमरेटर में भी इधर आ रहा होगा। जो ये पूरी टर्म है इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, आर बी ये कॉमन लेके, तो आर बी ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे डिवाइड हो रहा है। हाँ जी, तो ये आगे जाके हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा, आर बी से आर बी कट जाए, आर बी बीटा प्लस 1 आर सी। अच्छा जी, ये हो जाएगा हमारे पास आर बी प्लस बीटा प्लस 1 आर सी। ठीक है, तो ये इस तरीके से करके ये टर्म आ जाती है। इधर आर बी जो है इट्सल्फ वो तकरीबन एक तरह का कांस्टेंट ही होगा, लेकिन ये बीटा प्लस 1 क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है, ये टर्म नेगलेक्ट हो जाएगी। ये बीटा प्लस 1 को आप करेंगे तो ये वी बी ई ओवर आर सी के बराबर ही अप्रोक्सीमेट आ जाएगा। तो ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में बीटा प्लस 1 की टर्म होने की वजह से आपके पास इसमें भी स्टेबिलिटी आ जाएगी। ये चीज़ मुझे वैसे करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मैंने अब ये टाइम भी इसमें लग गया, लेकिन चलें आपको बता दें कि कैसे इसको जो है जेनेरिक केस के लिए आप जो है ना सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आगे मूव करता हूँ सदर स्मिथ बुक की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना हम मूव कर गए हैं टेक्स्ट बुक की तरफ जो है, और हमारा जो पहला टॉपिक एक्चुअल है, ये पहले भी रिवीजन हम लोग कर रहे थे, तो एक्चुअल पहला टॉपिक है हमारे पास स्मॉल सिग्नल मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, उसमें सबसे पहले बल्कि हम स्मॉल सिग्नल की बजाय डीसी के ऊपर बीजेटी का मॉडल देखेंगे। लेकिन पिछली जो अभी बताया गया था वो आपके पास था फ्लॉयड की बुक से। तो जो एक्चुअल टेक्स्ट बुक है वो हमारे पास ये सदरा स्मिथ है, तो उसकी नोटेशन और चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। सदरा स्मिथ क्योंकि थोड़ा सा जो है ना वो ज़रा एडवांस्ड लेवल की बुक है, तो मुझे था कि पहले आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट को रिफ़्रेश करने के लिए ना मैं दूसरा बुक से कर दूं। तो यहाँ पे अब ज़रा हम एक्चुअल इन डेप्थ देखेंगे ज़रा कि किस तरीके से बीजेटी को हम मॉडल कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमारे पास ये जनाब उसी तरीके से बेस है, मीटर है, कलेक्टर है, जंक्शंस उसी तरीके से लेबल्ड हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए ये मॉडल है, पीएनपी के लिए वही है। यहाँ पे बस ये वाली चीज़ आपके पास नहीं लगी हुई जो दायरा दूसरी बुक के अंदर आ रहा था। अच्छा जी, आगे हमारे पास ये जो डीसी मॉडल्स के लिए सिनेरियो आया है, ठीक है, लार्ज सिग्नल इक्विवेलेंट जो सर्किट्स के अंदर, तो उसमें जो है एक्चुअल मॉडल जो अब इस बुक के अंदर यूज़ किया जाता है जो कि ज़्यादा करेक्ट है, वो ये है कि जी बेस से एमिटर के बीच में डायोड लगा हुआ है। ये तो वैसे उधर भी देख लिया था आपने दूसरे बुक के अंदर, बेस टू मीटर आपके पास डायोड लगा हुआ है, और कलेक्टर टू बेस जो है ना वो आपके पास जो है ये डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है। अच्छा, ये किसी एक आध स्टूडेंट ने मेरे ख्याल में कहा भी था, मैंने जब ये वाला जो फ्लॉयड की बुक के अंदर ये वाला मॉडल बना हुआ था, ठीक है, कि डायोड लगा हुआ है बेस से एमिटर के बीच में और अगली तरफ से कलेक्टर, तो वहाँ पे कोई एक स्टूडेंट था जिसने कहा था कि जी ये इस तरीके से भी तो बन सकता है। तो एक्चुअली ये दोनों मॉडल्स ही करेक्ट हैं। ठीक है, वहाँ पे मैं अब इस डिस्कशन में पढ़ता तो ये और कॉम्प्लेक्स हो जाना था मामला।
तो हमारे पास बेस करंट है, हमारे पास कलेक्टर करंट है, हमारे पास एमिटर करंट है। याद रहे नोटेशन के अंदर स्मॉल आई और कैपिटल सी का मतलब होता है कि आपके पास एक लार्ज सिग्नल है। कैपिटल आई कैपिटल एस का मतलब है कि ये डीसी सिग्नल है। और स्मॉल आई और स्मॉल आई एम वी और स्मॉल आगे अगर आपके पास जो है ये सबस्क्रिप्ट भी होगा तो वो जो है एक जो है प्योर एसी सिग्नल हमारे पास आ जाता है। तो अच्छा, यहाँ पे हम किस तरीके से अपना इनको देखेंगे। तो हमारे पास जो है ना बेसिकली जो बेस करंट हमारे पास है जो यहाँ पर से ना फ्लो करना होता है, यहाँ उससे भी बेहतर है कि अगर हम लोग देखें कि बेस के थ्रू, जैसे कि यहाँ पे है कि जी बेस के थ्रू हमारे पास जो करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है वो हमारे पास जो है किस चीज़ के बराबर है, और ये तमाम ओवरऑल करंट्स को हमने देखना है। तो हमारे पास क्योंकि जो बेस टू एमिटर वोल्टेज है, ठीक है, ये डायोड की तरह से डिवाइस ऑपरेट कर रही है। तो इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जी जो बेस टू मीटर हम लोग वोल्टेज अगर सप्लाई कर रहे होते हैं तो जो कलेक्टर के ऊपर जो करंट हमें एक्चुअली मिल रहा होता है वो एक डायोड की तरह के मॉडल के केस में जितना करंट मिलना होता है उतना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो कलेक्टर करंट लार्ज सिग्नल इधर से मिलता है वो डायोड के केस में जो लीकेज करंट आना था वी बी ई बेस टू एमीटर जो है ये हमारे पास जो वोल्टेज थी डिवाइडेड बाय वी थर्मल उसके बराबर होता है। ये डायोड के केस में ना, सिंपल डायोड का, उस केस में आपके पास ना इस तरीके से ये करंट आता होता है कि आई डी इज इक्वल टू आई एस ई टू पावर ऑफ वी बी ई ओवर वी टी। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे आपके पास ना इसी तरह से ये वाला आ जाता है। तो ये खाली ऐसे नहीं है कि कलेक्टर करंट उस पर डिपेंड कर रहा है, मीटर करंट, बेस करंट, सारे करंट्स ही बेसिकली इसी एक जो टर्म है ना उसके ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो लेकिन हम करते क्या हैं, हम करते ये हैं कि लेट से कलेक्टर के साथ हमने कह दिया कि ये इस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है बीटा बेस करंट, क्योंकि इसको बीटा पे डिवाइड करने पे था तो यही जो लीकेज करंट की इधर टर्मिनोलॉजी लिखी हुई थी, क्योंकि ये एक्चुअली लीकेज करंट कलेक्टर की साइड से ही आके मूव कर रहा होता है, तो हम इसको कह देंगे कि जी बीटा से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास बेस करंट आ गया। तो क्योंकि मीटर करंट बेस और कलेक्टर करंट के सम के बराबर है तो इसी तरीके से बीटा प्लस वन ओवर बीटा टाइम्स आई एस और साथ ये वाली टर्म उसी तरह से लिख दें तो हमारे पास एमिटर करंट आ जाता है। यहाँ पे जो वी थर्मल है वो हमारे पास तकरीबन जो है रूम टेम्परेचर के ऊपर 25 मिली वोल्ट होती है। ठीक है, तो ये तमाम केसेस के अंदर जो है ना उसी तरह का कंसिस्टेंट हमारे पास रिज़ल्ट आता है। हमने किसी भी एक करंट को हम आई एस नॉर्मल कह सकते थे, तो लेकिन हमने कलेक्टर करंट के साथ जो है ना ये डिफ़ाइन कर दिया। पर तमाम करंट जो है वो वी बी ई के हिसाब से प्रोपोर्शनल ही आपके पास आएंगे। तो हमें पता चला कि इसको हम जो है एक करंट कंट्रोल्ड बेशक डिवाइस आमतौर पे कहा जाता है, लेकिन एक्चुअली वो जो करंट्स भी हैं वो भी बेस टू मीटर वोल्टेज के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो डायोड के केस में जिस तरीके से हमारे पास होता था कि जी वोल्टेज आपके पास जो है 0.5 वोल्ट से कम वैल्यू के ऊपर जो है ना आपके पास ये आईसी की वैल्यू तकरीबन नेग्लिजिबल आ जाएगी। ये जो रिलेशन इधर अवेलेबल है इसमें आई एस जो लीकेज करंट है आपके पास, डार्क करंट भी अक्सर कहते हैं, उसकी वैल्यू तकरीबन 10⁻⁻15 एम्पेयर है। 1 ओवर वी टी तकरीबन जो है वो 40 के बराबर होता है, 40 वोल्ट इनवर्स। तो इस पूरे केस के अंदर जो है ना हम अगर, अच्छा जी, तो इसके थ्रू जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो हमें पता चलता है 0.5 वोल्ट से कम के ऊपर जो है ना हमारे पास कोई नेग्लिजिबल करंट ही तकरीबन फ़्लो कर रहा होगा। ठीक है, और अगर जो है 0.6 जितने भी पॉसिबल नॉर्मल करंट्स हम ले सकते हैं वो 0.6 से 0.8 वोल्ट ऑफ वी के ऊपर आएंगे, और टिपिकली हम इसकी वैल्यू को 0.7 कंसिडर करेंगे क्विक एनालिसिस के लिए।
तो ये हमारे पास मतलब बेस टू मीटर वोल्टेज के हिसाब से कलेक्टर करंट को अगर देखा जाए तो वो इस तरीके से एक्सपोनेंशियल हमें एक ना कर्व नज़र आएगी। बाकी हमारे पास क्या है कि जी ये क्योंकि वी थर्मल टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है, और वो भी किस तरीके से डिपेंडेंट है कि वी बी ई चेंजेस बाय -2 मिली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हर जो है डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर के ऊपर जो है ना -2 मिली वोल्ट ये होता रहता है। तो उसकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऊपर जो है ना बिहेवियर ट्रांजिस्टर का चेंज हो जाता है। तो 0.5 वोल्ट के ऊपर अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिक या 0.6 वोल्ट्स पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इतना करंट आएगा, तो टेम्परेचर चेंज होने के ऊपर हो सकता है 0.61 के ऊपर उतना करंट आ रहा हो। पर ये एक्सपोनेंशियल्स के केस में ना ये एक मेजर डिफरेंस पड़ सकता है। तो ये लेकिन ट्रांजिस्टर्स को जो मेन ऑपरेशन का हम अब से देखेंगे, सदर स्मिथ बुक जो ज़्यादा डेप्थ के अंदर इसको एनालाइज करती है, तो वो हमारे पास ये इस तरह का बिहेवियर है। ठीक है, कि हमारे पास जो है बेस टू एमीटर जो वोल्टेज है वो डिक्टेट करती है क्या करंट फ्लो करेगा। फर्दर जो हमने मोड ऑफ ऑपरेशन पढ़े थे उनको दोबारा हम रिपीट नहीं करते, पर मोड ऑफ ऑपरेशन के अंदर अगर हमारे पास जो है ना बेस टू मीटर वोल्टेज 0.5 वोल्ट से कम है, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास कोई बेस करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई कलेक्टर करंट नहीं फ्लो करेगा और कोई एमिटर करंट नहीं। तो ये ऐसे है जैसे हर टर्मिनल एक दूसरे से इनको अनकनेक्टेड है। एक्टिव रीजन जिसमें हम आमतौर पे ये एज एन एम्पलीफायर यूज़ कर रहे होते थे, याद रहे कि ये वही कर्व्स अब भी वैलिड हैं। ये हमारे पास था कट ऑफ रीजन और ये हमारे पास था सेचुरेशन। तो ये वाला जो है वो इस पॉइंट को बता रहा है और ये वाला हिस्सा हमारे पास एक्टिव रीजन जहाँ पे क्यू पॉइंट रखना होता है। तो उसमें एक वोल्टेज सप्लाई आप मॉडल में कंसिडर करते हैं 0.7 वोल्ट की। ठीक है, बेस करंट हमारे पास पॉजिटिव होता है और हमारे पास जो है टोटल जो VCE है वो ग्रेटर देन 0.3 वोल्ट्स होती है। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 0.3 वोल्ट से ग्रेटर है, तो जो ये वाला करंट है ये बीटा टाइम्स IB जितना ये करंट था उसके हिसाब से आ रहा होगा। उसके बाद सैचुरेशन का जो हमारे पास ये वाला जो पॉइंट होता था वो किस तरीके से होगा, उसको हम मॉडल करेंगे कि जी बेस टू मीटर 0.7 वोल्ट की सप्लाई है और कलेक्टर टू मीटर हमारे पास 0.2 वोल्ट्स की सप्लाई है। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास जो है तीनों मोड्स ऑफ ऑपरेशंस के अंदर कैसे आपने सॉल्व करना है। सैचुरेशन में निकलेगा तो ये आपने जो है 0.2 वोल्ट इधर फिक्स्ड कंसिडर करने हैं और दूसरे केस में बाकी आपको कंडीशंस पता है कि क्या इसके लिए होनी चाहिए कि जी अगर 0.2 वोल्ट से कम आपके पास आता है तो फिर आपने जो है ना इसको इस तरह कंसिडर करना है। अच्छा, एक एडिशनल चीज़ जो कि पहले जो हमने IV कर्व्स देखी थी उसके अंदर नहीं हमने शामिल किया था, लेकिन सदर स्मिथ बुक के अंदर ये चीज़ इंक्लूड की जाएगी, वो हमारे पास है अर्ली वोल्टेज इफेक्ट, जिस साइंटिस्ट का नाम अर्ली था। तो अर्ली वोल्टेज इफेक्ट क्या आपने देखा होगा, मैं जब भी ये वाली लाइंस ड्रॉ कर रहा था तो इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करने की बजाय ना ये थोड़ी सी तमाम कर्व्स के अंदर ना एक तरह के ना एंगल के ऊपर थी, स्लांटेड थी। अच्छा, अब इस तरीके से स्लांटेड का क्या मतलब होता है आमतौर पे, अगर आप इसको जो है नॉर्मली देखें तो अगर इस जगह के ऊपर हमारे पास कोई भी लेट से रैंडम एक आध कोई लाइन होती है इस तरह करके, ठीक है, रुक जाए इसको मैं प्रॉपर एक स्ट्रेट लाइन का मॉडल ही यूज़ कर लेता हूँ। कोई भी लाइन अगर इस तरीके से आपके पास आती है तो हम देखते हैं कि जी इस साइड के ऊपर जो हमारे पास चीज़ है वो इस एक्सिस के ऊपर हमारे पास आ रहा है डेल्टा I, और जो ये दूसरा वाला यहाँ पे डेल्टा I आ रहा है वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस के ऊपर डेल्टा VCE आ रहा है। ठीक है, तो इसको अगर हम मॉडल करें ये हमारे पास 1 रेजिस्टर के बराबर आ जाता है, इज इक्वल टू, अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही है जैसे कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस जा रही हैं
तो इसका मतलब है कि वोल्टेज के अंदर चेंज करने के ऊपर करंट भी जो है वो आपके पास जितनी वोल्टेज चेंज हो रही है उतना ही करंट चेंज हो रहा है। तो ये ऐसे ही है जैसे एक रजिस्टर लगा हुआ है जिसका डेल्टा आई ओवर डेल्टा वी है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो है वो इसके अंदर आइडियली ज़ीरो से प्रोपोर्शनल अगर होगी तो उसको हम कहेंगे कि एक रजिस्टर लगा हुआ है। तो ये जो बाकी लाइंस हमारे पास हैं यहाँ पर से, तो उनको भी हम देखें तो वो इसी तरीके से हमें नज़र आता है कि जैसे कोई ना कोई रजिस्टर भी हमारे पास लगा हो। अब ये वोल्टेज और ये करंट क्या है? ये वोल्टेज जो है ना वो हमारे पास है ये वाली वोल्टेज कलेक्टर से मीटर, और जो करंट है वो है कलेक्टर टू मीटर। तो इसका मतलब है कि मॉडल के अंदर जब हम यूँ देखते हैं तो कलेक्टर टू मीटर एडिशनल जैसे एक आध हमारे पास रजिस्टर भी मौजूद है। ठीक है, इस रजिस्टर को कहते हैं ये रजिस्टर अर्ली इफेक्ट की वजह से एक ना आउटपुट टर्मिनल्स के दरमियान में आपके पास कलेक्टर टू मीटर ये रजिस्टर लगा है। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है कि ये जितनी भी लाइंस हैं इनको स्ट्रेट कंटिन्यू करते हैं तो ये आमतौर पे ना सिंगल एक वोल्टेज पे आएंगी माइनस वी ए अर्ली वोल्टेज के ऊपर। तो यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज जो है लेट्स से ये आईसी अगर हमारे पास है बायसिंग कलेक्टर करंट, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आर ओ इज़ इक्वल टू वी ए ओवर आई सी। ठीक है, तो अगर आपके पास कलेक्टर करंट ज़्यादा है तो बाइसिंग आपने ज़्यादा के ऊपर की है तो आपको जो ये रजिस्टर की वैल्यू है ये आपको कम नज़र आएगी। ठीक है, और ये यहाँ पे नज़र भी आ रहा है, ये स्लोप जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा आपको रजिस्टर नज़र आ रहा है। तो ये कम बाइसिंग करंट के ऊपर हमें जो है ना ये कम रेजिस्टेंस नज़र आ रही है और इस केस में ये ज़्यादा नज़र आ रही है। तो इन सारी चीज़ों से हमें पता चला कि जी हमें मॉडल में कुछ मॉडिफिकेशंस करने की ज़रूरत है और इस तरह का एक आउटपुट रजिस्टर भी कंसिडर करने की ज़रूरत है जिसको हम जो है वो आउटपुट रजिस्टर अर्ली इफेक्ट को मॉडल करता है। तो आमतौर पे ये जो अर्ली इफेक्ट की जो ये वोल्टेज है इसकी वैल्यू 10 वोल्ट से लेके 100 वोल्ट के बीच में हमारे पास होती है। तो अब ये जो आर ओ को हम कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने मॉडल्स के अंदर, तो वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे सिंपली कलेक्टर टू मीटर के बीच में आर ओ लगा के। ठीक है, तो ये एन पी एन के केस के अंदर जो है लार्ज सिग्नल मॉडल ऑफ एन एन पी एन, और ये दूसरे वाला जो है बेसिकली दोनों एक ही हैं। यहाँ पे क्या किया है कि ये वी बी ई के ऊपर मॉडल दिखाया गया है, यहाँ पे वी बी ई के ऊपर मॉडल करने की बजाय इसकी वैल्यू लिख दी है कि जी ये सिंपली बीटा आई बी के बराबर होता है। तो हमने अब जो है ना कलेक्टर टू एमिटर ये एक अर्ली इफेक्ट के थ्रू जो मॉडल में हमारे पास रजिस्टर है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो इसको निकालने का तरीका ये है कि आप पहले इसके बगैर सॉल्व करके ना या डीसी के अंदर जब सॉल्व करते हैं तो आप देखेंगे कि जी आपके पास क्या करंट आ रहा है, फिर उस करंट के हिसाब से ये अप्रोक्सीमेटेड आप जो है ना अर्ली इफेक्ट डिवाइडेड बाय अर्ली वोल्टेज डिवाइडेड बाय आईसी कर लेंगे तो ये आरओ आ जाएगा। तो बास केसेस में इसको हम नेगलेक्ट भी कर देते होते हैं। ठीक है, ये आमतौर पे इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा भी होती है, लेकिन है कि जहाँ पे आपके पास अर्ली वोल्टेज गिवन होगी तो इसका मतलब है कि ये चाहा जा रहा है कि आप जो है ना इसको इनकॉर्पोरेट करें। वेयर आई डैश सी इज़ द वैल्यू ऑफ द कलेक्टर करंट विद अर्ली इफेक्ट नेगलेक्टेड, आई डैश सी उसके बगैर का। अच्छा जी, यहाँ तक तो हमारे पास होगी जनाब डीसी मॉडलिंग सारी। तो अब आगे हम मूव करते हैं बीजेटी के एसी मॉडल्स के ऊपर। ठीक है, ये भी बुक के ना 6th चैप्टर के अंदर से है। तो अब हमारे पास जो है ना ये पिछली जो कर्व है आपको याद होगा वो होती थी इस साइड के ऊपर आईसी, ठीक है, ये वाला करंट, और दूसरी साइड पे वीसीई था। अभी क्या किया गया है कि यहाँ पे जैसे वो डीसी लोड लाइन के केस में यहाँ नहीं हम थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर रहे होते थे, तो यहाँ पे अब क्या किया गया है कि एक वीबीई वोल्टेज सप्लाई लगाई गई है और वीसीसी के साथ जो है ना आरसी रजिस्टर लगा के जो है ना इसको बायस किया गया।
तो और हमने इस टर्मिनल को अगर अपनी आउटपुट कहें तो वी आउटपुट इज इक्वल टू वी सी ई, ठीक है। कलेक्टर टू मीटर वोल्टेज हमारी आउटपुट है। तो इस केस में हम देखते हैं कि जी अगर हमारे पास जो वी बी ई की वैल्यू है वो 0.5 वोल्ट से कम हो जाती है, तो हमें अपने मॉडल के हिसाब से पता है कि जी अगर 0.5 वोल्ट से कम हो जाएगी तो हम कहेंगे कि जी सब कुछ ही ओपन है, ठीक है। तो वही हमें कैसे नज़र आएगा कि जी हम कट ऑफ मोड में चले गए और कट ऑफ मोड के अंदर कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा इधर से, तो वी सी ई या वी आउटपुट जो है वो वी सी सी के बराबर हो जाएगी। तो इधर ये आउटपुट वोल्टेज वी सी ई है और यहाँ पे हम जो है इनपुट वोल्टेज वी बी ई को हमने जो है ना बनाया। तो ये एक्स से वाई वो पॉइंट है जहाँ पे ये वी बी ई की वैल्यू जो है ना ये 0.5 वोल्ट से कम है। फिर आगे हमारे पास एक कोई ना वोल्टेज की वैल्यू जब इससे थोड़ी बढ़ाते हैं तो 0.5 के बाद कोई ना कोई ये एक्टिव मोड में आ जाएगा और उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या होगा कि यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू बढ़ने लग जाएगी। पर हमारे पास एक और लिमिटेशन आ जाती है, जब ये करंट की वैल्यू बढ़ रही है तो हमारे पास जो वी सी ई है वो हमारे पास है वी सी सी माइनस आई सी आर सी। तो ये आई सी क्या है, आई एस ई टू पावर ऑफ वी बी ई ओवर वी थर्मल, ठीक है, जो हमें इसके डायोड मॉडल के हिसाब से पता था। तो होता क्या है हमारे साथ कि हम जैसे जैसे जो है वी बी ई को बढ़ाते हैं ये करंट बढ़ता जाता है, ये करंट बढ़ता है तो आर सी से मल्टीप्लाई होके ये हमारे पास टोटल जो ये वी सी सी सप्लाई में से जितनी वोल्टेज पहले आ रही थी वो रिड्यूस होती रहती है। तो इसको थोड़ा सा ही हम वी बी ई की वैल्यू को आगे बढ़ाते हैं 0.1 0.2 वोल्ट्स तक ही, तो ये यहाँ से लेके तेज़ी से ये मूव करते करते हमें सेचुरेशन में भी लेके चले जाता है। तो अब ये 0.5 वोल्ट से लेके जब तक हमारे पास जो है सेचुरेशन में नहीं जाते, तकरीबन 0.3 वोल्ट तक की लिमिट रखी है वी सी ई की, तो उसके बीच में जो ये एरिया यहाँ पे हमारे पास एक्टिव मोड है जहाँ पे एम्पलीफिकेशन होगी, और इसके बाद वाला ऐसा सेचुरेशन है। तो वहाँ पे फिर एज अ स्विच आपने इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव करना होता है क्विकली। पर जब आपने इसको यूज़ करना है एज एन एम्पलीफायर तो आप चाह रहे हैं कि आप इस रेंज के अंदर हों, वी बी ई आपकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो तो यहाँ पे आउटपुट की वैल्यू चेंज के अंदर आपको जो है ये नज़र आए, ठीक है। तो अब ये तीन हमारे पास जो है ना सेगमेंट्स हैं इधर वोल्टेज ट्रांसफ़र करेक्टरिस्टिक्स के, इनपुट आउटपुट वोल्टेज, इनपुट से आउटपुट पे वोल्टेज कैसे इसमें आएगी। तो इसको हम लेट से अब दोबारा आगे करते हैं कि जी यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे एक लार्ज सिग्नल की, स्मॉल वी है कैपिटल बी ई है। तो इस स्मॉल सिग्नल को जो कि वी बी ई था, अगर हम इसको लिखें कि जनाब हमारे पास कुछ तो डीसी बायसिंग है वी बी ई, और हम एक कहते हैं कि जी एक प्योरली एसी सिग्नल भी है हमारे पास। तो जो डीसी बायसिंग या जब क्यू पॉइंट हम अवेल्यूएट करते हैं तो वो डीसी वाले इस सिनेरियो के ऊपर आना होता है। तो अगर ये वोल्टेज सिर्फ और सिर्फ डीसी हमारे पास हो और इस तरीके से आपने एडजस्ट की गई है कि आप जो एक्टिव मोड में आ रहे हैं और क्यू पॉइंट आपके पास आ रहा है, तो ये वही क्यू पॉइंट है। ऑफ कोर्स इसके वक्त कोई ना कोई आईसी करंट भी फ्लो कर रहा होगा, लेकिन अब जो है ये इन दो पैरामीटर्स की बेस के ऊपर डिफाइन हो रहा है। इस क्यू पॉइंट के ऊपर हम एक्टिव मोड के अंदर हैं, ठीक है, ये हमारा बायसिंग पॉइंट है। इसमें अगर आप वी बी ई की वैल्यू को ऐड कर कुछ बढ़ाएंगे तो बढ़ाने से क्या होगा कि आपके पास करंट बढ़ेगा और आप मूव करके सेचुरेशन में आ जाएंगे। इसकी वैल्यू को कम करेंगे तो पॉसिबल है कि आप ऊपर मूव करते करते जो है कट ऑफ में चले जाएंगे। Point Q is known as the bias point or the DC operating point. Also, since at Q no signal component is present, it is also known as the quiescent point, which is the origin of the symbol Q. ठीक है। तो जब हमने इस तरीके से एक इसको Q पॉइंट को स्टेबल पॉइंट पे ले आए, तो फिर हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे जो है ना लार्ज सिग्नल अप्लाई करते हैं जिसके अंदर लार्ज सिग्नल स्मॉल वी कैपिटल बी ई जो कि बराबर है डीसी पॉइंट के और ये स्मॉल सिग्नल के। तो अब उस क्यू पॉइंट के ऊपर डीसी को तो हमने रखा है और ये स्मॉल सिग्नल हम एक रिलेटिवली स्मॉल इधर से प्रोवाइड करते हैं
क्योंकि बड़ा सिग्नल प्रोवाइड करेंगे तो ये वेरिएशन इतनी होगी कि कट ऑफ या सेचुरेशन में चला जाए। तो हम ये थोड़ी सी इस पॉइंट के अबाउट जब ये सिग्नल जो है वी बी ई ऑफ टी को प्रोवाइड करते हैं तो वो इस लाइन से मल्टीप्लाई होके आउटपुट के ऊपर एम्पलीफाइड नज़र आएगा। ठीक है, वो कैसे एम्पलीफाई हो रहा है कि ये वी बी ई ऑफ टी जो है उसकी वजह से करंट के अंदर वेरिएशन आ रही हैं, और क्योंकि ये एक्सपोनेंशियली ये टर्म आपके पास आ रही होगी तो इस करंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन आएगी, जिसकी वजह से जो है वोल्टेज आउटपुट टर्मिनल पे काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगी। तो ये आपने मिली वोल्ट्स के अंदर कुछ चेंज किया और आउटपुट के ऊपर आपके पास काफ़ी ज़्यादा वोल्ट्स में चेंज आ गई। ये बेसिकली आपके पास एम्पलीफिकेशन है। अच्छा जी, अब लेकिन है कि हम इस सिग्नल को अगर जो है ज़्यादा वैल्यू का प्रोवाइड करेंगे तो फिर तो हम कट ऑफ या सेचुरेशन में चले जा सकते हैं। ऊपर से हमें नज़र आ रहा है कि ये ना एंड के करीब जाके ये कोई ना स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। याद रहे कि हमारा टारगेट होता है जिस तरह का इनपुट सिग्नल हो उसी तरह का आउटपुट आए, लीनियरिटी। तो खाली लीनियरिटी का ये मतलब नहीं है कि कट ऑफ और सेचुरेशन में ना जाएं। इधर हमें पता चला कि अगर हमारे पास जो है हम इस पॉइंट पे बायस्ड हैं या इस पॉइंट पे बायस्ड हैं, या फिर हमारे पास सिग्नल इतना वेरी कर रहा है कि आप जो है इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ जो मूव कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये जो एंड के ऊपर नहीं है आपके पास नॉन लीनियर सी कर्व आई हुई है, उसकी वजह से भी आवाज़ या जो भी सिग्नल आपने इनपुट पे प्रोवाइड किया था वो आपके पास जो है ना डिस्टोर्ट हो जाएगा। ये मैं बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसे सिग्नल इधर प्रोवाइड किया जाए तो इसका मतलब है कि हमें ये स्मॉल सिग्नल अगर इधर प्रोवाइड करें तो ये डिस्टोर्शन नहीं आएगी। तो अब ये स्मॉल सिग्नल के लिए हमें एवेल्यूएट करना है कि कितना सिग्नल हो तो ये हमारा काम बन सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि वी बी ई जो हमने लार्ज सिग्नल अप्लाई किया वो डी सी प्लस ए सी सिग्नल के बराबर है। तो कलेक्टर करंट आई एस ई टू पावर ऑफ वी बी ई बाई वी टी के बराबर था। ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास डी सी प्लस ए सी के बराबर है, वैल्यूज़ इधर प्लेस कर दी हमने। ठीक है, ये हम स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन एक करने लगे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे पास दो टर्म्स ऐड हो रही हों, ठीक है, ए टू पावर ऑफ 1+2 ये हमारे पास बराबर होता है ए टाइम्स ए स्क्वायर के। तो इसी तरह यहाँ पे हम ना इन दोनों टर्म्स को अलग-अलग लिख देते हैं। ये आ गया आई एस ई टू वी बी ई ओवर वी टी, ये डी सी की वजह से है, और ये सेकंड टर्म हमारे पास आ गई ई टू पावर ऑफ वी बी ई बाई वी टी। ठीक है, तो अच्छा जी, अच्छी बात है, ये हमने इनको लिख लिया इस तरह करके। पर आगे हमें पता है कि जी ये जो डीसी के ऊपर डिपेंड करता हुआ ना, डीसी पॉइंट के ऊपर आई एस ई टू वी बी ई ओवर वी टी, ये हमारे पास डीसी कलेक्टर करंट के बराबर है। तो मतलब कि ये वाली जो टर्म है इसको हम रीफ्रेज करके लिख सकते हैं कि लार्ज सिग्नल में जो कलेक्टर करंट आ रहा है वो हमारे पास आई सी ई टू द पावर ऑफ वी बी ई ओवर वी टी के बराबर है, और यहाँ पे ये जो वी बी ई है ये हमारे पास स्मॉल सिग्नल या ए सी है। अच्छा, अब आगे क्या है कि जी ये तो हमें कुछ भी लीनियर नहीं नज़र आ रहा, इसके हिसाब से तो हम वी बी ई को थोड़ा सा चेंज करेंगे तो एक्सपोनेंशियली चेंज आएगा, और उसकी वजह से जो कलेक्टर करंट है वो हमारे पास डिस्टोर्टेड हो सकता है। तो अब इसका क्या हल किया जाए? तो हम ऐसे करते हैं कि जी जो ये एक्सपोनेंशियल आया है इसको टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन लिखते हैं। तो e टू द पावर ऑफ x अगर कोई है ना टर्म, तो उसकी टेलर सीरीज़ एक्सपेंशन हमारे पास होती है 0 से इन्फिनिटी तक x ऑफ n ओवर n फैक्टोरियल। दूसरे अल्फाज में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, इस तरह करके। तो ठीक है जी, ये वाली चीज़ आ गई। तो उसके बाद हमारे पास ये वाली टर्म जो है ना 1 है प्लस x है, और इस तरह करके ये टर्म आ गई। अब हमारे पास इसकी जगह पे जो है ना x की जगह ये वाली टर्म प्लेस करें तो ये बन जाता है जी 1
प्लस वी बी ई ओवर वी टी प्लस वी बी ई ओवर वी टी होल स्क्वायर बाय 2। तो ये तो हमें पता है कि नॉन लीनियर आ गई ना, स्क्वायर में प्लस इस तरह करके चल रहा है। पर अगर हम कुछ ऐसा काम करें कि x की वैल्यू जो है ना वो मच मच स्मॉलर देन 1 हो, अगर ये x एक की निस्बत काफ़ी छोटा हो जाए, लेट से 0.1 हो जाता है, तो 1 प्लस 0.1 प्लस ये हो जाएगा जनाब 0.01 बाई 2, मतलब कि 0.005। तो हमें पता चलता है कि ये इस तरह की जो सीरीज़ में ये जो हायर टर्म्स हैं, ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं ना, ये आपके पास बहुत ही कम वैल्यू की होंगी और आप इसको अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 प्लस एक्स के। इफ़ x इज़ मच मच स्मॉलर देन 1, देन टेलर सीरीज e टू द x इज इक्वल टू 1, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस एक्स। e to the x is approximately equal to 1 plus x if x is much smaller than 1। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एक इस चीज़ का आ गया। तो ये हम अगर करते हैं और ये बाकी टर्म्स को हम नेगलेक्ट करते हैं और x हमारे पास इधर वी बी ई ओवर वी टी है, तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जी अगर हमने कहना है कि जी x मच स्मॉलर देन 1 है, तो हमारे लिए हो जाएगा जनाब वी बी ई ओवर वी टी इज़ मच स्मॉलर देन 1। तो इसका मतलब है कि वी बी ई जो हमने वोल्टेज अप्लाई करनी है वो थर्मल वोल्टेज 25 मिली वोल्ट की जो है उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होगा। तो फिर आपके पास जो है ना हम अप्रोक्सीमेट इस रिलेशन को कर सकते हैं आई सी इंटू 1 प्लस वी बी ई ओवर वी टी। तो ये आम तौर पे इसके लिए क्या किया जाता है, विच इज़ वैलिड ओनली फॉर वी बी ई लेस देन अप्रोक्सीमेटली 10 मिली वोल्ट। 10 मिली वोल्ट से कम अगर होगा तो हम जो है ना कह सकते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर है। अगर ये 10 मिली वोल्ट से ज़्यादा है या ये उसके वी थर्मल के जो है बराबर है या इस तरीके से है, तो उस केस के अंदर आपके पास जो है ये जो रिस्पॉन्स है वो लीनियर नहीं रहेगा। तो अगर इसको लीनियर इस तरीके से रखें हम, ठीक है, स्मॉल सिग्नल इसको ना अप्रोक्सीमेशन करते हैं, अगर स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन हमारे पास रहे तो ये हमारे पास बन जाना था कि जी आई कैपिटल सी इज़ इक्वल टू आई सी प्लस आई सी ओवर वी टी वी बी ई अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, स्मॉल सिग्नल ये अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल ये कैपिटल आईसी था, तो ये वाली जो टर्म पूरी की पूरी है हम इसको कह देंगे कि जी ये हमारे पास है एसी स्मॉल सिग्नल, यहाँ जो है एसी वैल्यू के बराबर है। तो इसमें ये आईसी ओवर वीटी जो है ना इसको हम एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते हैं ट्रांसकंडक्टेंस। दिस इक्वेशन रिलेट्स द सिग्नल करंट इन द कलेक्टर टू द कोरस्पॉन्डिंग बेस एमिटर सिग्नल। मतलब कि जो इनपुट के ऊपर जो स्मॉल सिग्नल हमने वोल्टेज अप्लाई की है उसकी वजह से क्या करंट फ्लो करेगा, तो वो हमें ये कंडक्टेंस का पैरामीटर बताता है। और ये कंडक्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, डीसी बायसिंग के ऊपर क्या कलेक्टर करंट था और साथ क्या आपके पास जो है ना थर्मल वोल्टेज है। ये तो आमतौर पे 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ना 25 मिली वोल्ट होती है। तो मतलब कि जिस आपने क्यू पॉइंट के ऊपर जो आपके पास आईसी की वैल्यू होगी उसकी बेसिस के ऊपर गेन आएगा कि कितना आपके पास आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना ट्रांसकंडक्टेंस आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि जी अगर हमने जो है ना स्मॉल सिग्नल इधर प्रोवाइड किया है, डीसी पॉइंट आपके पास वी बी ई कैपिटल था और उसके ऊपर जो स्मॉल सिग्नल की वेरिएशन है उसको 10 मिली वोल्ट से कम का प्रोवाइड किया है, और हम कर्व देख रहे हैं अब वी बी ई से आई सी डायोड वाले मॉडल वाली कर्व देख रहे हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो ये वी बी ई की वेरिएशंस हैं ये इससे मल्टीप्लाई होके
हमें जो है ये कलेक्टर करंट के क्यू पॉइंट के हिसाब से ना ये वाली वेरिएशंस में आएगा, और ये जिस तरह की शेप होगी उसी तरह की शेप हमारे पास यहाँ पर आएगी। तो लीनियरिटी हमारे पास मेंटेन रहेगी। बीजेटी एज अ लीनियर एम्पलीफायर एक्ट करेगा सिर्फ और सिर्फ अगर स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन आपके पास वैलिड है। और ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आपने जो है ना जहन में याद रखना है। आपके पास जो है ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें और इस तरह की आएंगी तो वहाँ पे ये चीज़ लाजमन आपसे पूछी भी जाएगी। तो आगे ये जो है कि इनपुट रेजिस्टेंसेस और ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊँगा। ठीक है, तो हमने जो है ये चीज़ देख ली है कि स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन कैसे होती है और बीजेटी लीनियर एम्पलीफिकेशन जो है वो किस तरीके से हमारे पास स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हो जाती है। तो जो आप लोगों के क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हैं।